नए साल के जश्न पर राज्य सरकार की सख्ती, धार्मिक सामाजिक समेत सभी आयोजनों में 1/3 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगाएंगे टीके। 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर शुरू होगा पंजीयन। छत्तीसगढ़ में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बनाएंगे बुनियादी शिक्षा तथा गणित में पारंगत। नए साल से शुरू होगा अभियान। और कोरिया जिले में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नेत्रहीन बच्चों ने दी आकर्षक प्रस्तुति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक समस्त प्रकार के आयोजनों में कार्यक्रम स्थलों पर अब केवल 1/3 क्षमता तक ही व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके तहत नए साल के होने वाले आयोजनों पर भी केवल 1/3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पहले कार्यक्रम स्थलों पर 50% तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार के कार्यक्रम तथा सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अथवा जिला दंडाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इधर ओमिक्रॉन वायरस के कारण आने वाली संभावित तीसरी लहर की भयावहता से निपटने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर और समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से ही युद्ध स्तर पर सभी जरूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएं। साथ ही जिलों को उपलब्ध कराए गए समस्त चिकित्सकीय उपकरणों, संसाधनों की कार्यशीलता की जांच आगामी 2 दिनों के भीतर कर ली जाए। कोविड संबंधी व्यवहार जैसे मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग सहित सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई से पालन हो। मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफवाहों पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से मीडिया के माध्यम से कोविड के संक्रमण, कंटेनमेंट जोन, होम आइसोलेशन, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और अन्य जानकारियों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं देश में अब तक 1270 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 374 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 450 और दिल्ली में 320 मामले आए हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाना 10 जनवरी से शुरू होगा। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार इसके लिए पात्र लोगों को SMS भेजकर जानकारी देगी। वैक्सीन का एहतियाती डोज कोविड संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने और बीमारी से होने वाली मृत्यु की गंभीरता को कम करने में सहायक है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिले के अधिकारियों ने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बताया गया है कि बैठक में सभी जिम्मेदार लोगों को टीकाकरण रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी दी गई है कि किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर 1 जनवरी 2022 से पंजीयन शुरू हो रहा है। 15 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं अपना पंजीयन इस पोर्टल पर जाकर कर सकेंगे। वहीं जिन किशोरों को ऑनलाइन पंजीयन में किसी भी प्रकार की असुविधा होगी, उनके लिए टीकाकरण स्थल पर ही पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण की तैयारी की समीक्षा की।
जिले के सीएमएचओ डॉक्टर एसआर बंजारे ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय ने सीओ जिला पंचायत ने खंड चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लिए हैं और बढ़ते हुए इस कोरोना के जो प्रकरण है उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए हमारा जिला जो है अलर्ट मोड पे हैं और हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसी स्थिति में कोरोना के जो बचाव के रोकथाम के जो उपाय दिए गए हैं। वहीं धमतरी जिले में कोविड टीकाकरण का पहला डोज 100% पूरा कर लिया गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी.के. तुर्रे ने बताया कि टीकाकरण के पहले डोज 5,69,000 के विरुद्ध 5,83,002 लोगों को टीका लगाया जा चुका है तथा 60% लोगों को दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। लगभग 60% लोगों को ही लगा पाए हैं। उनकी संख्या लगभग 3,42,000 के आसपास है। और मेरा आप सब लोगों से विनम्र अपील है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका समय इस द्वितीय डोज के लिए आ गया है वो स्वयं आगे होकर के आएँ और अपना द्वितीय डोज का वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन है जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्षमता है कि वो अगर वैक्सीनेशन नहीं है ऐसे कोमार्बिड लोगों के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। और सरकार का लगातार यह प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे आमजन जितनी जल्दी से जल्दी इस वैक्सीनेशन के दोनों डोज का जो है वो लगवा करके अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। टीकाकरण में मदद कर रहे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्वास्थ्य कर्मी तुषार ने बताया कि नगर निगम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयास से 62 वॉलंटियर प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। जो लोग घर से नहीं निकल पाते हैं उनके लिए घर घर दस्तक अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा तथा गणित विषय में पारंगत बनाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा बुनियादी शिक्षा और गणित की विशेष पढ़ाई का अभियान नए वर्ष से शुरू किया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, डाइट के प्राचार्य, समग्र शिक्षा के जिला मिशन समन्वयकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अभियान में 14 सप्ताह के लिए भाषा और गणित की गतिविधियां सुझाई गई हैं। ये गतिविधियां सुझाव के रूप में हैं। इन बिंदुओं को स्थानीय स्तर पर कैसे सिखाया जाना है, इसके लिए सभी जिले एवं विकासखंड अपने अपने स्तर पर भाषा और गणित संबंधी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की सामग्री तैयार करेंगे। स्थानीय स्तर पर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से सप्ताहवार विषयवार सामग्री को विस्तारित किया जाएगा। साथ ही रोचक गतिविधियों को डिजाइन कर स्थानीय स्तर पर स्कूलों को पाठ्य सामग्री प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। सामग्री को तैयार करते समय अधिक से अधिक विषय शिक्षकों और समुदायों को जोड़कर उनसे सहयोग लिया जाएगा ताकि सामग्री का उपयोग करते समय वह भी इससे जुड़ पाएं। निर्देश में ये भी कहा गया है कि माह जनवरी 2022 का चर्चा पत्र बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय कौशल पर आधारित है। इसे देखकर भी सभी विकासखंड के लिए स्थानीय सामग्री को शिक्षकों के माध्यम से एकत्र कर सकेंगे। प्रत्येक विकासखंड में चर्चा पत्र के आधार पर एक विस्तारित सामग्री एकत्र कर स्कूलों में शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य हिस्सों में अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते यहां जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं समर्थन मूल्य में खरीदा गया धान भी पानी में भीग गया है। रायगढ़ जिले के विभिन्न समितियों में खुले में रखा धान भीग गया है। जिले के खाद्य अधिकारी जीपी राठिया ने बताया कि अब तक 30,22,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। धान का उठाव भी लगातार जारी है। बारिश से बचाव के लिए कैप कवर की व्यवस्था की गई है। 30,22,000 की हो चुकी है, जिसमें जो से पानी गिरने करना भी बंद है 2-3 दिन से। बारिश जो हो रही है इसके लिए समुचित व्यवस्था रख रखाव के लिए तालपत्री और पॉलीथीन का वहाँ पर व्यवस्था की गई, जिससे धान खराब ना हो पाए, इसलिए समुचित व्यवस्था की गई। तो कोई कहीं पर धान खराब नहीं हुई है।
उल्लेखनीय कि लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों के संग्रहण केंद्रों में रखे धान के बड़े पैमाने पर भीगकर खराब होने की आशंका है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रायपुर जिले के 6 समिति प्रबंधकों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कोरिया जिले के रामानुज मिनी स्टेडियम में इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोरिया कलेक्टर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान नेत्रहीन विद्यालय आमा खेरवा मनिंद्रगढ़ के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने गायन टोली का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण वल्लभ सहाय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार के शेखपुरा में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद कृष्ण वल्लभ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1930 और 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। जेल में वे अपने गुरु श्री कृष्ण सिन्हा से मिले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। ब्रिटिश सरकार ने सभी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और कृष्ण वल्लभ को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 9 नवंबर 1942 को रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्ता और शालिग्राम सिंह के साथ जयप्रकाश नारायण को जेल से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप उन्हें कठोर कारावास के आदेश के साथ भागलपुर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। आजादी के बाद जब बिहार में अंतरिम सरकार बनी तो कृष्ण वल्लभ सहाय को राजस्व मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। उन्हें 1952 में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए देश में पहला अग्रणी कानून लिखने और भूमि सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय जाता है। 5 मई 1974 को पटना से हजारीबाग जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इस महान आत्मा को हमारी श्रद्धा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नए साल के जश्न पर राज्य सरकार की सख्ती, धार्मिक सामाजिक समेत सभी आयोजनों में 1/3 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगाएंगे टीके। 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर शुरू होगा पंजीयन। छत्तीसगढ़ में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बनाएंगे बुनियादी शिक्षा तथा गणित में पारंगत। नए साल से शुरू होगा अभियान। और कोरिया जिले में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नेत्रहीन बच्चों ने दी आकर्षक प्रस्तुति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।